घटिया मानव जाति, तुम भव्य की निंदा करने की हिम्मत करते हो। सुनहरा प्राणी ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और राघव पर हमला किया। अब राघव और सुनहरा प्राणी हवा में एक भयंकर लड़ाई शुरू कर चुके थे और ये देखकर कि उन्होंने खुद को दूर कर लिया था, अन्य प्राणी अनिल और केतन पर हमला किया। धत, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक हूं? अनिल और केतन गुस्से में आए। अपनी तलवारों को उठाते हुए उन्होंने एक भयंकर नरसंहार शुरू कर दिया। प्राणियों को एक एक करके मार डाला गया, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे और ज्यादा से ज्यादा शामिल हो रहे थे। अभी उनकी संख्या 20,000 से ज्यादा थी। हालांकि चाहे वे कितने भी हों, एक बार में हमला करने वालों की संख्या सीमित थी। किसी भी पल अनिल और केतन उनमें से केवल कुछ दर्जन से लड़ रहे थे। अभी उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। हवा में ऊपर सुनहरे प्राणी को उस पर हमला करते देखकर राघव ने अचानक को उस पर फेंक दिया। दफा हो जाओ। सुनहरे प्राणी ने सांस ली और चकमा देने की तैयारी करते हुए उसके पंख एक बार फिर जल उठे। नतीजतन अचानक आकार में बढ़ गया, 1 मीटर से 3,000 मीटर तक गया। अब वह एक पहाड़ था जिसने सुनहरे प्राणी को अचंभित कर दिया। यह बहुत विशाल था और तुरंत उसके सभी संभावित चकमा देने वाले रास्तों को सील कर दिया। धमाका! सुनहरे प्राणी को ऐसा लगा जैसे एक उससे टकरा गया हो। वह जमीन पर जा गिरा, अपने साथी प्राणियों को तोड़ता हुआ जिनसे वह टकराया। सुनहरे प्राणी ने खून उल्टी किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके काले खून में कुछ सुनहरा रंग था। यहां टट्टी करना मना है, राघव चिल्लाया, क्योंकि उसने एक बार फिर को सुनहरे प्राणी पर दे मारा। गुस्से से सुनहरे प्राणी के बाल खड़े हो गए, उसकी आंखों से लगभग आग निकल रही थी। उसके तेज दांत चरमरा रहे थे। पूरी मानव जाति को बस बाहरी शक्ति पर निर्भर रहना आता है। तुम सबसे बेशर्म जाति हो। सुनहरे प्राणी ने अचानक अपना माथा पकड़ा और खींचा। वह उपस्थिति ऐसी थी जैसे वह अपने सिर को 2 हिस्सों में फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। अचानक सुनहरे प्राणी के माथे के बाहर एक काली हड्डी दिखाई दी। वो उसका था। फिर उसमें से एक काला तीर निकला। जैसे ही वह काला तीर दिखाई दिया, राघव को ठंडक महसूस हुई। उसने का डर भी महसूस किया। उस काले तीर में यकीनन कुछ गड़बड़ है। राघव का दिल हिल गया। इस काले तीर में एक थी का भी इससे डरना, यह साफ तौर पर अजीब था। इस काले तीर ने उसे के विशेषज्ञ द्वारा में उस पर इस्तेमाल किए गए की याद दिला दी। काले तीर में एक तरह की भी लग रही थी। इस तरह की चीज एक के लिए एक बड़ा खतरा थी। यही वजह थी कि को डर लगा। राघव को अचानक एहसास हुआ कि ये प्राणी उन सभी खजानों का उपयोग क्यों नहीं करते थे जिन्हें वे इकट्ठा करते थे। वे शायद उनका उपयोग करने में असमर्थ थे। इसीलिए सुनहरे प्राणी ने अब उसे बाहरी शक्ति का उपयोग करने के लिए कोसा। यह चाल यकीनन उसके को निशाना बना रही थी। यह सोचते हुए राघव को पता चला कि उसे क्या करना है। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने को दूर रख दिया और एक निश्चित काली वस्तु निकाली। देखो मेरा अद्भुत कैसे दबदबा बनाता है। राघव ने को काले तीर में दे मारा। धमाका! काला तीर पॉट के निचले हिस्से से टकराया और एक जबरदस्त धमाका हुआ। वह काला तीर तुरंत चूर चूर हो गया, जबकि पॉट जस का तस रहा। बस थोड़ी सी जंग भर उससे झड़ गई। राघव हंसा। है, ये पॉट सच में कमाल की चीज है। इस पॉट ने उसे कई बार हैरान किया था। हालांकि वह अभी भी इसकी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह लगातार इसकी नई नई खूबियां जान रहा था। ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन तो तीर से डर गया था, पर पॉट को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लगा कि इसका स्तर ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन से कहीं बहुत ऊंचा है। और हां, यह इस बात का भी सबूत था कि राघव का अनुमान सही था। काले तीर की ताकत अजीब थी। इसकी असल मारक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी, बल्कि इसकी असली ताकत इसकी संक्षारक वाली शक्ति में थी। इस तरह की एनर्जी का पॉट पर कोई असर हो ही नहीं सकता था, इसलिए काला तीर पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। सोने के प्राणी ने गुस्से से दहाड़ा, तुच्छ मानव जाति, तुम्हारे पास कोई असली ताकत नहीं है, इसलिए सिर्फ चालबाजी पर निर्भर रहते हो। तुम सबसे गंदे और बेशर्म प्राणी हो।
वो इस बात से आग बबूला था कि उसका वार पॉट के सामने बेकार गया, लेकिन वह लाचार भी था। राघव ने उपहास किया, पागल, क्या तू रोने वाली औरत है? मुझे हरा नहीं सकता। तो गालियां देना शुरू कर दिया। अब पॉट को पकड़े हुए उसने सोने के प्राणी पर हमला कर दिया। पॉट के एक ही वार ने उसे हवा में उड़ा दिया। जिस बात ने सोने के प्राणी को और भी ज्यादा परेशान कर दिया वो ये थी कि पॉट ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन से कहीं ज्यादा कठोर था, जिसकी वजह से उसकी मुट्ठी में दरारें आ गई और खून रिसने लगा। तुच्छ, राघव ने चीख कर कहा, दफा हो जा। सोने के प्राणी ने अभी फिर से मुंह खोला ही था कि राघव ने पॉट से उस पर दे मारा और उसे उड़ा दिया। सोने का प्राणी बार बार दहाड़ा, पर राघव का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। राघव बार बार पॉट से उस पर वार करते हुए दहाड़ा, पागल, वही रुक। जब तक मैं तुझे पीट कर न बना दूं, तब तक नहीं रुकूंगा। सोने के प्राणी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो पॉट का कुछ नहीं कर पा रहा था, जिसे वो खुद को बेबस महसूस कर रहा था। असल में उसकी ताकत राघव के बराबर थी। सीधे मुकाबले में विजेता तय करना मुश्किल होता, लेकिन जैसे ही उसने अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल किया तो ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन सामने आ गया और वो तुरंत नुकसान में आ गया। फिर अपना संक्षारक काला तीर इस्तेमाल करने के बाद ये कमबख्त पॉट सामने आ गया। भेड़िए को भगाने के बाद उसने बाघ को आकर्षित कर लिया। सोने के प्राणी का दिल शायद टूट रहा था। बेतहाशा क्रूर पॉट पकड़े हुए राघव के सामने उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब वो बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था। राघव को सोने के प्राणी को सिर पकड़कर भगाते हुए देखकर न सिर्फ इस दुनिया के दूसरे प्राणी सदमे में थे, बल्कि अनिल और केतन भी हक्के बक्के रह गए। इस समय का राघव उन प्राणियों से भी ज्यादा खूंखार और शैतानी लग रहा था। केतन ने जोरदार तरीके से लड़ते हुए चिल्लाया, राघव, उसे छोड़ो, जल्दी से फॉर्मेशन खोलो। यहां प्राणियों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी और पहले से भी तेज रफ्तार से। राघव ने जवाब में चिल्लाया, मैं फॉर्मेशन नहीं खोल सकता। उसने हाथ हिलाया और ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को फॉर्मेशन पर दे मारा। फॉर्मेशन के सक्रिय होते ही हवा में एक पानी जैसी रुकावट आ गई। जहां ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन टकराया था वहां लहरों का एक बड़ा समूह बन गया, लेकिन फॉर्मेशन टूटा नहीं। इसके बजाय ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन ही पीछे हट गया। राघव ने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को हटाते हुए और सोने के प्राणी को पीटना जारी रखते हुए लाचारी से कहा, देखा, अनिल और केतन का दिल बैठ गया। राघव की ताकत के बावजूद, यहां तक कि एक का इस्तेमाल करने पर भी वो फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाया। तब तो कोई मौका ही नहीं था। अनिल दहाड़ा, धत तेरे की, लगता है हम यहीं मरने वाले हैं। तो चलो इन्हें भी अपने साथ ले डूबते हैं। बैटल गॉड ब्लेसिंग। अनिल और केतन दोनों एक ही समय पर दहाड़े और उनके माथे पर खून के रंग का एक रून दिखाई दिया। साथ ही उनकी पूरी त्वचा पर रून्स चमकने लगे जो एक आर्मों की तरह लग रहे थे। उस पल ऐसा लगा जैसे दो प्राचीन राक्षस जाग गए हों। बैटल गॉड ब्लेसिंग बैटल गॉड सेक्रेड कैनन की सबसे शक्तिशाली शक्ति बढ़ाने वाली कला थी। कहा जाता था कि यह किसी व्यक्ति को का आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी शक्ति को जितना संभव हो उतना बढ़ाने की अनुमति देती थी। लेकिन बैटल गॉड ब्लेसिंग लंबी लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं थी। यह सिर्फ शक्ति के एक संक्षिप्त विस्फोट की अनुमति देती थी। हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट के शिष्य इसका इस्तेमाल तब तक नहीं करते थे जब तक कि कोई दूसरा विकल्प न हो। अब राघव ने दिखाया था कि फॉर्मेशन इतना शक्तिशाली था कि वे बच नहीं सकते थे। इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि इन प्राणियों में से ज्यादा को मार दिया जाए। लेकिन अनिल और केतन ने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो ये था कि जैसे ही उन्होंने बैटल गॉड ब्लेसिंग का इस्तेमाल किया, उनकी शक्ति अभूतपूर्व पैमाने पर फूट पड़ी। उनकी शक्ति पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। हल्के रंग का एक प्रभामंडल उन्हें घेरे हुए था और उनकी शक्ति तूफानी लहरों में बह रही थी। उनकी तलवारों के एक ही वार ने उनके आसपास के प्राणियों को ऐसे काट दिया जैसे चाकू आसानी से में से गुजर रहा हो। अनिल और केतन हैरान और खुश थे। ये क्या हो रहा है? जब उन्होंने पहले बैटल गॉड ब्लेसिंग का इस्तेमाल किया था तो उनकी ताकत दुगुनी हो जाती थी,
लेकिन अब उनकी ताकत शायद 10 गुना बढ़ गई थी। वे पहले इन शक्तिशाली प्राणियों द्वारा बुरी तरह से दबाए गए थे, लेकिन अब वे उन्हें आसानी से मार रहे थे। राघव मुस्कुराया। जैसा कि अनुमान था, उन पिछले 2 शिष्यों के इस फॉर्मेशन से बाहर निकलने का कारण ये नहीं था कि वे कितने शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि इस जगह पर हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट का था। उस समय हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट के इस युद्ध के मैदान में प्रकट होने का कारण यह था कि यह बैटल गॉड की इच्छा का प्रतीक था। सिर्फ हेवन स्प्लिटिंग डिवाइन टैबलेट की सीमा के भीतर बैटल गॉड ब्लेसिंग को सक्रिय करके ही स्प्लिट द हेवंस का उपयोग करके फॉर्मेशन को तोड़ना संभव था। जैसे ही राघव ने सोने के प्राणी से लड़ना शुरू किया था, उसे लगा था कि कुछ अजीब है। अपनी ताकत के साथ वे यकीनन किसी भी पर हावी हो सकते थे, लेकिन फॉर्मेशन को उनकी ताकत को रोकने में कोई समस्या नहीं हुई थी। उस समय उसने सोचा था कि कोई समस्या है, लेकिन यह तथ्य कि हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के 2 शिष्य भागने में कामयाब रहे थे महज एक संयोग नहीं होना चाहिए था। समस्या सबसे ज्यादा संभावना है कि अनिल और केतन से संबंधित थी। इसीलिए राघव ने फॉर्मेशन की ताकत दिखाने का नाटक किया था जब उन दोनों ने उसे इसे तोड़ने के लिए कहा था। यह उनकी किसी भी उम्मीद को खत्म करने के लिए था। अब जब उन दोनों ने बैटल गॉड ब्लेसिंग का इस्तेमाल किया तो सब कुछ साफ हो गया। राघव ने बैटल गॉड सेक्रेड कैनॉन का नहीं किया था, इसलिए वह कोई प्राप्त नहीं कर सकता था। अगर वे फॉर्मेशन को तोड़ना चाहते थे तो उन्हें उन दोनों पर निर्भर रहना होगा। अनिल और केतन अचानक एक ही समय पर चिल्लाए, एक साथ। उन्होंने एक ही वार से आसपास के प्राणियों को पीछे धकेल दिया और हवा में उड़ गए। 2 तीरों की तरह वे सोने के प्राणी पर टूट पड़े। अनिल दहाड़ा, इसे अपाहिज कर दो। उन तीनों के एक ही समय पर सोने के प्राणी पर हमला करने से उन्होंने उसके पीछे हटने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। उनकी तलवारें नीचे गिरी। धमाका। सोने का प्राणी इस समय राघव के पॉट से बार बार पीटे जाने के कारण हैरान था। अनिल और केतन को हमला करते हुए देखकर उसके पंखों पर सुनहरे रून्स चमक उठे और उसने अपनी मुट्ठी उनसे टकरा दी, लेकिन उसने गलत अंदाजा लगाया था। बैटल गॉड ब्लेसिंग के साथ उनकी ताकत 10 गुना बढ़ गई थी। उनकी तलवारों ने तुरंत प्राणी की बाह को उड़ा दिया। प्राणी ने एक तीखी चीख निकाली, लेकिन वह चीख बीच में ही कट गई क्योंकि एक उसके सिर के पिछले हिस्से से टकराया। पॉट ने सीधे प्राणी के सिर को चूर चूर कर दिया। जैसे ही सिर फटा, एक छोटा उड़ने की कोशिश करने लगा। राघव ने स्नोट किया और को पकड़ लिया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। कि भीतर सोने के प्राणी की आत्मा थी और वही उसे सबसे ज्यादा चाहिए था। अचानक चमक उठा और ऐसा लगा जैसे उसके भीतर से लपटें निकलने वाली हों। राघव ने स्नोट किया, हम्फ, तुम खुद को मारना चाहते हो। सपने देखना बंद करो। राघव ने एक हाथ से बनाए। राघव के हाथ के चारों ओर एक जाल बन गया। यह राघव की आग थी। जाल ने को कसकर बांध दिया और वो भड़कती हुई ऊर्जा तुरंत शांत हो गई। अंत में उसमें से एक भी लहर बाहर नहीं आई। ताकत के मामले में सोने का प्राणी शायद राघव के साथ बराबरी से लड़ सकता था, लेकिन के मामले में वे एक ही स्तर के करीब भी नहीं थे। हालांकि राघव का आज में कौशल सीमा की तुलना में कच्चा था, उसकी समुद्र की तरह विशाल और व्यावहारिक रूप से अनंत थी कि आत्मा को दबाना आसान था। शापित मानव जाति, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक इसी क्षण 3 सोने के प्राणी प्रकट हुए जो उड़कर आ रहे थे। राघव का भाव थोड़ा बदल गया। उन तीनों में से 2 में रियल्म के समान औरस थी, लेकिन एक ऐसा भी था जिसका शरीर एक सुनहरे सूरज की तरह चमक रहा था। वो रियल्म का एक था। राघव ने उससे जानलेवा खतरे का एहसास महसूस किया। राघव की आंखें इन 3 खौफनाक प्राणियों को आते देख चमकने लगी। उसने काला पॉट हटा दिया। उसने अपनी बाईं हथेली से अपनी दाहिनी कोहनी को पकड़कर अपना दाया हाथ हवा में उठा लिया। फ्लेम एनर्जी प्रसारित होने लगी और हवा में मंत्रोच्चार गूंज उठा। केतन, फॉर्मेशन खोलो। अनिल, तुम मुझे कुछ समय दिलाने के लिए उन पर पूरी ताकत से हमला करो। अनिल और केतन ने तुरंत उसके निर्देशों का पालन किया। एक फॉर्मेशन की ओर भागा
जबकि दूसरा राघव के सामने खड़ा हो गया। उन दोनों ने अपनी तलवारों को हवा में ऊंचा उठा लिया। दो विशाल ने आसमान को चीर दिया। धरती और आकाश कांपने लगे। स्प्लिट द हेवंस 4। अनिल और केतन ने एक साथ हमला किया। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में उन्होंने अपनी अभूतपूर्व शक्ति को पूरी तरह झोंक दिया। एक का निशाना सुरक्षा घेरा था और दूसरे का उन प्राणियों पर। पाताल तोड़ो 4। दो विशाल आसमान को चीरने वाली तलवारें बेदर्दी से ऊपर से नीचे की ओर आई। अनिल की तलवार की ऊर्जा सीधे उन 3 सुनहरे प्राणियों की ओर बढ़ी। धमाका। आगे खड़े जेडकोर प्राणी ने एक घुरघुराहट की। उसके सुनहरे पंजे ने अनिल की स्वॉर्ड क्यूआई को पकड़कर चूर चूर कर दिया। लेकिन बैटल गॉड ब्लेसिंग के साथ अनिल की शक्ति भी भयानक थी। उस सुनहरे प्राणी को इस वार से कई मीटर पीछे धकेल दिया गया, जिससे उनकी बढ़त एक पल के लिए रुक गई। यहां तक कि बाकी दोनों सुनहरे प्राणी भी पहले वाले के कारण पीछे हटे। ओ नीच मनुष्य की नस्ल, अपनी मौत का सामना करो। आगे वाले ने दहाड़ लगाई और एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग से धरती और आकाश कांप उठे। इस आवाज में राघव की ओर एक असीम हत्या की मंशा समाई थी। जिस पल अनिल ने हमला किया, उसी वक्त केतन की तलवार सुरक्षा घेरे से टकराई। अनिल को खुशी हुई कि इतना शक्तिशाली घेरा भी असल में फट गया। सच कहे तो यह घेरा बेहद ताकतवर था। फाउंडेशन फोर्जिंग शिष्य तो दूर, सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट का पूरा जोर लगाकर किया गया हमला भी इसे फाड़ नहीं पाता। लेकिन पाताल तोड़ो के 9 रूपों में आकाश को भंग करने की इच्छा शक्ति होती है। इसलिए पाताल तोड़ो में किसी भी बाधा को तोड़ने का एक जबरदस्त प्रभाव है। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट की जादुई कलाएं बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन वे हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के सामने दिखावा करने की हिम्मत नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट के शिष्यों के पास पाताल तोड़ो था। जब वे बैटल गॉड ब्लेसिंग का इस्तेमाल करते थे तो वे उनके सारे जादुई कवच को नजरअंदाज करके उन्हें काट डालते थे। यही वजह थी कि यह घेरा, जिसके आगे सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट भी बेबस होते, केतन के हमले से टूट गया। जल्दी भागो, केतन ने अनिल और राघव को चिल्लाकर कहा। जैसे ही यह दरार बनी, घेरा धीरे धीरे बंद होने लगा। इसे पूरी तरह ठीक होने में एक सांस से भी कम समय लगता। अनिल तुरंत उसकी ओर भागा। इस बीच वे सुनहरे प्राणी भी करीब आ रहे थे। तुम में से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। जेडकोर प्राणी दहाड़ा और उसके शरीर से अचानक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकली। एक सूरज की तरह इसने पूरी दुनिया को सुनहरी रून्स से ढक दिया। आकाश और धरती जम गए। ये एक बेहद डरावनी शक्ति थी। अनिल और केतन को लगा जैसे अचानक उन पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो और उनका हर कदम बढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो गया। वे हैरान रह गए। आखिर ये कैसी शक्ति थी? अगर हम नहीं गए तो क्या तुम हमें दावत दोगे? सुनहरी रूनों की इस दुनिया में केवल एक जगह थी जहां वे नहीं थे। उस जगह पर एक बैंगनी गोला था जो एक तारे की तरह रूनों को चकनाचूर कर रहा था। राघव हवा में खड़ा था। उसके हाथ में 300 मीटर का एक गोला था। एक ज्वालाओं के देवता की तरह वो बेहिसाब दबंग लग रहा था। बैंगनी गोला सूरज जैसा था, जबकि सुनहरी रूनें बर्फ की तरह थी जो पल भर में पिघल गई। पूरे सुनहरे संसार पर इसका असर हुआ और वह टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। तुम्हारे व्यवहार को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुमने हमारे लिए कोई अच्छा खाना तैयार किया होगा। तो कोई बात नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं। तुम वापस जा सकते हो। ओह सुनो, तुम्हारी इतनी सारी चीजें लेने के बाद मुझे कुछ न छोड़ते हुए बुरा लगेगा। कृपया इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करो। धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। राघव ने उस विशाल गोले को शक्तिशाली सुनहरे प्राणी की ओर उछाल दिया। स्टारफॉल। स्टारफॉल इस गोले में असीम विनाशकारी शक्ति थी। यह उस तारे जैसा था जो अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया हो और अपनी आखिरी रोशनी के साथ फटने वाला हो। जेडकोर प्राणी हड़बड़ी में भागा। वो क्या चिल्ला रहा था यह तो पता नहीं, पर राघव अंदाजा लगा सकता था कि वह दूसरे प्राणियों को भागने के लिए कह रहा था। धमाका।
लेकिन उन्होंने एक्सपेंशन कैटलॉग से आई इस रहस्यमयी जादुई कला को कम आंका था। निर्वाणा स्क्रिप्चर की अतिरिक्त शक्ति के साथ बैंगनी गोले के विस्फोट ने दुनिया को ज्वालाओं में लील लिया। सुनहरी रुनों की बजाय ये दुनिया आग के समुद्र से भर गई। वे साधारण प्राणी तो पल भर में राख हो गए, और जो चुनिंदा थे वे भी मरने से पहले बस एक सांस तक टिक पाए। केवल सुनहरे प्राणी ही बच पाए, लेकिन आग की वजह से उनके सुनहरे शरीर काले पड़ गए थे। हालांकि वे हमले को रोकने में सफल रहे, लेकिन विस्फोट की शक्ति ने फाउंडेशन फॉर्जिंग के 2 सुनहरे प्राणियों को बेहोश कर दिया। केवल जेड कोर प्राणी, जो स्टारफॉल के मुख्य विस्फोट क्षेत्र से बहुत दूर भाग गया था, सही सलामत बच पाया। लेकिन अगर वह सीधे इसकी चपेट में आता तो वह जानता था कि वह शायद मारा जाता। स्टारफॉल के विस्फोट के ठीक बाद दूर से 10 से अधिक अविश्वसनीय रूप से भयानक आभायुठीन विशाल आकृतियों का एक समूह तेजी से भागा चला आ रहा था। ये आकृतियां भी सुनहरी थी, लेकिन अब वे 30 मीटर ऊंची थी। उनके दबाव से धरती और आकाश कांप उठे। जैसे ही वे पहुंचे, जीवित बचे सुनहरे प्राणी में हलचल करने तक की हिम्मत नहीं हुई। यह सब देखकर कि यहां की हर चीज एक जली हुई मौत की भूमि में बदल गई थी। उन प्राणियों ने आसमान को हिला देने वाली क्रोध की दहाड़े मारी। उनमें से एक की आंखें लाल थी और उसने जमीन पर पैर पटका। उसके नीचे की जमीन टूट गई, जबकि वह एक टूटते तारे की तरह सुरक्षा घेरे की ओर लपका। इस समय केतन ने जो दरार बनाई थी वो स्टारफॉल की शक्ति के कारण बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, घेरा भी उसके कारण टूट गया था और उसकी खुद को ठीक करने की क्षमता गायब हो गई थी। यह उस इंसान जैसा था जिसे थप्पड़ लगने के बाद अपना मुंह बंद करना भी न पता हो। दूसरे प्राणी उनमें से एक को घेरा पार करके जाते देख चौंक गए। वे उसे रोकने के लिए तेजी से उड़े, लेकिन वे देर कर चुके थे। वो भयानक प्राणी अंधेरे में घुस गया, राघव का पीछा करते हुए। राघव, अनिल और केतन जितनी तेजी से भाग सकते थे भाग रहे थे। स्टारफॉल को छोड़ने के बाद राघव बाकी दोनों के साथ घेरे के दूसरी तरफ छिप गया था। स्टारफॉल की विनाशकारी शक्ति मुख्य रूप से बाहर की तरफ रही, इसलिए वे तीनों घायल नहीं हुए थे। लेकिन अचानक उन तीनों को एक घातक खतरे का एहसास हुआ जो उन्हें जकड़ रहा था। लाइफ स्टार क्षेत्र। वे तीनों हैरान थे। यह आभा स्पष्ट रूप से ऐसी थी जो केवल लाइफ स्टार स्तर पर ही हो सकती थी। राघव ने पीछे देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने 30 मीटर की एक आकृति को तेजी से करीब आते देखा। उसकी गति उनकी तुलना में 10 गुना अधिक थी। अरे यार, हमें विदा करने के लिए इतना शिष्टाचार दिखाने की क्या जरूरत है? राघव ने कोसते हुए कहा। उसकी पीठ पर बिजली के पंख दिखाई दिए और उसके पैरों में किंग आइटम जूते चमक उठे। उसने अनिल और केतन को पकड़ते हुए अपनी गति को चरम पर पहुंचा दिया। राघव द्वारा खींचे जाने पर अनिल और केतन के पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वे हवा में इतनी तेजी से सीटी बजाते हुए जा रहे थे कि वे अपनी आंखें भी खुली नहीं रख पा रहे थे। उन दोनों को खींचते हुए भी राघव की गति उनकी अधिकतम गति से अधिक थी। लानत है राघव, और तेज हो जा, वो हमें पकड़ने वाला है। अनिल ने पीछे देखा और विशाल प्राणी को उनके और भी करीब आते देखा। वह उन्हें पकड़ने ही वाला था, जिससे उनके चेहरे हरे पड़ गए। अगर यह केवल एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन प्राणी होता तो शायद उनमें लड़ने की हल्की सी इच्छा भी होती, लेकिन इस भयानक राक्षस के सामने उनमें लड़ने की कोई चाहत ही नहीं थी। वह बूढ़े के स्तर का एक अस्तित्व था। राघव ने अपने दांत भींचे और जान बचाने के लिए भागा। उसके पैर 2 तेजी से घूमने वाले पहियों की तरह थे, लेकिन फिर भी वो उस प्राणी की गति का मुकाबला नहीं कर सका। वो अभी भी पीछा कर रहा था। यार, जब हम आए थे तो ये दूरी इतनी कम थी, अब जब हम वापस जा रहे हैं तो ये इतनी ज्यादा क्यों लग रही है? राघव ने कोसा। जब वे आए थे तो उन्हें ये जगह इतनी बड़ी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन इतनी देर तक भागने के बाद भी वे उस तक नहीं पहुंचे थे। राघव को नहीं पता था कि इस जगह में भी एक सुरक्षा घेरा था। अंदर आना आसान था क्योंकि घेरा दूरी को छोटा कर देता था ताकि कोई भी डेविल स्पिरिट माउंटेन में जल्दी से घुस जाए, लेकिन जब बाहर निकलना था
तो घेरा मदद नहीं करता था। इसलिए ऐसा लगा जैसे प्रवेश द्वार से घेरे तक की दूरी 100 गुना बढ़ गई हो। हम फंस गए। राघव, तेरे पैर बहुत छोटे हैं। अनिल ने दुख जताया। उस प्राणी के पैर 15 मीटर लंबे थे, इसलिए दौड़ में राघव वाकई नुकसान में था। मगर उस प्राणी ने अचानक दहाड़ लगाई और उसका माथा फट गया। एक तीर राघव की ओर निकला। अब वो प्राणी 3000 मीटर से भी कम दूरी पर था और वे अब उसकी हमले की सीमा में थे। अगर यह हमला लगता तो वे तीनों पल भर में धूल बन जाते। पतीले, अब सब तेरे पर है। राघव ने अनिल और केतन को एक तरफ फेंका, जबकि उसने एक काला पतीला निकाला। उसने उसे हमले से टकरा दिया। धमाका, एक आसमान को हिला देने वाला विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष बिखर गया। उन तीनों को लगा जैसे कोई पहाड़ उनसे टकराया हो और वे हिंसक रूप से खून उगलते हुए दूर जा गिरे। उन्हें नहीं पता था कि वे कितनी दूर तक लुढ़के। उनके सिर भन भना रहे थे। अचानक एक खनखनाहट की आवाज आई, क्योंकि काला पतीला अभी भी घूमता हुआ राघव के सामने उतरा। उसे सही सलामत देखकर राघव खुश हो गया। वो पतीला बहुत शानदार था। वह वास्तव में इतने भयानक हमले को रोकने में सक्षम था। मगर राघव ने बस अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया ही था कि पतीला इतना मजबूत था। तभी एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। वह भयानक प्राणी उनके सामने पहुंच गया। एक डरावनी मुट्ठी छोड़ी जिसने पूरे आकाश और धरती को बंद कर दिया। उनके चेहरे बदल गए। यह भयानक प्राणी मूल रूप से ऐसा नहीं था जिसे वे संभाल सके। राघव ने फिर से पतीला उठाया। अचानक अंतरिक्ष कांपा। एक खून के रंग की रोशनी आकाश में उठी। एक खूनी सूरज की तरह दिख रही थी जिसने दुनिया को रोशन कर दिया। जैसे ही वो लहू के रंग की रोशनी नमूदार हुई, उस क्रीचर का सारा जानलेवा इरादा हवा हो गया और उसके चेहरे पर दहशत का भाव उतर आया। उसने फौरन पलटा और भाग निकला। उसे राघव और बाकी किसी की भी परवाह नहीं रही। ये सॉवरेन ब्लड सील है। राघव ने सॉवरेन ब्लड सील की दिशा में उस लहू के रंग के सूरज की तरफ देखा। इस वक्त वो अनगिनत रोशनी उगल रहा था जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया था। डिवाइन शक्ति पूरे डेविल स्पिरिट माउंटेन में भर गई थी। सॉवरेन ब्लड सील की रोशनी फैली और राघव, अनिल और केतन के समूह को अपनी लपेट में ले लिया। राघव को इसमें कोई अजीब एहसास नहीं हुआ। उन्हें बस ऐसा लगा जैसे गर्म धूप उनके शरीर को नहला रही हो। लेकिन वह क्रीचर ऐसे भाग रहा था जैसे उसकी जान पर बनाई हो। उसे तो रोशनी की एक हल्की सी छूंद से भी डर लग रहा था। अपनी रफ्तार के बावजूद वो उस डिवाइन रोशनी से तेज नहीं भाग पाया। लहू के रंग की रोशनी ने उसे पलक झपकते ही दबोच लिया। क्रीचर ने बेबसी में एक दहाड़ लगाई और उसके पूरे शरीर पर सुनहरे रून्स चमक उठे जो उसकी हिफाजत कर रहे थे। राघव यह देखकर हैरान रह गया कि इन सुनहरे रून्स का कोई असल आकार नहीं था। वे स्पेस को फाड़कर एक भयानक डिफेंस बना रहे थे। राघव ने पहले कभी ऐसी जबरदस्त डिफेंसिव रून्स नहीं देखी थी। उसने अंदाजा लगाया कि यह डिफेंस उस क्रीचर की इनेट डिवाइन एबिलिटीज में से एक थी। मगर यह एब्सोल्यूट डिफेंस भी लहू के रंग की रोशनी के आगे जरा भी काम नहीं आई। लहू के रंग की रोशनी ऐसे गुजर गई जैसे पिघला हुआ लावा बर्फ में से निकल जाए। रून्स गायब हो गए और क्रीचर एक दर्द भरी चीट के साथ उनकी हैरान नजरों के सामने तुरंत राख में बदल गया। तीनों को एक डर का झटका लगा। असल में राघव ने सोचा था कि इस दमदार डिफेंस के साथ क्रीचर के पास जिंदा भाग निकलने का 50% मौका होगा। कम से कम उसे कुछ तो संघर्ष करना चाहिए था। लेकिन अब उसने देखा कि सॉवरेन ब्लड सील के सामने ऐसी खतरनाक हस्ती के पास प्रतिरोध करने की जरा सी भी ताकत नहीं थी। क्रीचर के मारे जाने के बाद सॉवरेन ब्लड सील अपने पुराने रूप में वापस आ गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अब उन भयानक क्रीचर में से एक खत्म हो चुका था। राघव, अनिल और केतन सदमे से भरे थे। सॉवरेन ब्लड सील इतनी शक्तिशाली थी, तो फिर एक सॉवरेन किस स्तर का अस्तित्व होगा? सिर्फ एक सील जो 1 लाख साल से भी पहले छोड़ी गई थी और जो पहले ही ढीली पड़नी शुरू हो गई थी, वो अब भी इतनी खतरनाक हस्ती को आसानी से मार सकती थी। वे तीनों खड़े हुए और सम्मान के साथ सॉवरेन ब्लड सील को झुके।
वे इस सॉवरेन के लिए श्रद्धा और एहसान से भरे थे। एक सॉवरेन की शक्ति समय के पार भी फैल सकती है। एक अकेली सील ने डेविल स्पिरिट माउंटेन को हजारों लाखों सालों से दबाए रखा था। उन भयानक क्रीचर्स को मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट में घुसने से रोक रखा था। इस तरह की जबरदस्त ताकत कौन नहीं चाहेगा। चलो, अब वे यकीनन महफूज थे, चाहे कितने भी क्रीचर क्यों न हो। वे सॉवरेन ब्लड सील के सामने हेकड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। जल्द ही उन्हें फिर से वे दो पत्थर के खंभे दिखाई दिए। सॉवरेन ब्लड सील अब भी उनके बीच शांति से तैर रही थी। जैसे ही वे सॉवरेन ब्लड सील के नीचे से गुजरे, उन सब ने गहरी सांस ली। उन्होंने साफ आसमान और चमकते सूरज को देखा, जिसे उन्होंने बहुत वक्त से नहीं देखा था। आखिरकार वे जिंदा बाहर निकलने में कामयाब रहे थे। इतनी बार मौत को करीब से छूने के बाद अब बाहर निकलकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें नया जीवन मिला हो। उन्होंने डेविल स्पिरिट माउंटेन से बाहर कदम रखा ही था कि दर्जनों निगाहें उन पर टिक गई, जो सदमे से भरी थी। वे सभी साहसी थे जिन्होंने डेविल स्पिरिट माउंटेन में घुसने का फैसला नहीं लिया था, या जो अभी भी अपनी हालत ठीक कर रहे थे। उन्हें तीनों को बाहर निकलते देख यकीन नहीं हो रहा था। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी नजरों में न छिपने वाला चातिलाना इरादा और लालच झलक रहा था। जो कोई भी डेविल स्पिरिट माउंटेन से बाहर निकलता, उसके पास जरूर ही हैरान कर देने वाले खजाने या दुनिया को हिला देने वाले राज होते थे। तीनों पर काला खून लगा हुआ था, जिससे दूसरों के लिए उनके असली कपड़े देख पाना नामुमकिन था। कोई भी ये नहीं बता सकता था कि वे कौन थे। उनके दिखाई देते ही जंगली कल्टिवेटर्स के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। उनमें से एक जेड कोर एक्सपर्ट था, जिसने तुरंत अपनी ताकतवर आभा फैलाई और बिना एक भी लफ्ज कहे उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। उन्हें जिंदा पकड़ना चाहता था। राघव ने उस आदमी की तरफ देखा भी नहीं। उसने अपना हाथ झटका और वो जेड कोर एक्सपर्ट आवाज निकालने का मौका भी नहीं पा सका और खूनी धुएं में उड़ गया। आसपास मौजूद दूसरे लोग डर के मारे स्तब्ध रह गए। एक जेड कोर एक्सपर्ट हाथ के झटके से मारा गया। ये लोग कितने ताकतवर थे। दफा हो जाओ, अनिल ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और एक जबरदस्त क्यूआई वेव ने उन्हें घेरने वाले लोगों को दूर उड़ा दिया। दो बदनसीब तो बस उसी से बेहोश हो गए, सिर्फ इसलिए कि उन तीनों को डेविल स्पिरिट माउंटेन में परेशान किया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि वे कमजोर थे। यहां के ये लोग रैंक 3 या रैंक 4 सेलेस्टियल से ज्यादा कुछ नहीं थे। राघव और बाकी लोगों के लिए वे कुछ भी नहीं थे। मुझे लूटना चाहते हो? माफ करना, कुत्ते की नजरों वाले, केतन ने गुस्से में कहा। राघव का थप्पड़, अनिल की दहाड़ और केतन की गाली ने तुरंत सबको दबा दिया। उन जंगली कल्टिवेटर्स को फौरन एहसास हो गया कि इन तीनों का डेविल स्पिरिट माउंटेन से बाहर निकल पाना सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। क्या वो राघव नहीं है? अचानक कल्टिवेटर्स में से एक ने राघव को पहचानते हुए हैरत से चीख मारी। राघव का नाम कल्टिवेशन वर्ल्ड में पहले ही मशहूर हो चुका था। वो एक अजूबा था। वो सेलेस्टियल नहीं था, लेकिन वो बड़े हेवनली जीनियसेस से मुकाबला करने की ताकत रखता था। उनका नाम खास तौर पर ईस्टर्न सी में और 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट के बाद हुई लड़ाइयों के कारण गूंज रहा था। उन्होंने एंशिएंट रेसेस की धमकी को अनदेखा कर दिया था और अनगिनत सोल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स के घेरे को चीरते हुए ग्रैंड एक्साई से बाहर निकल गए थे। उनका नाम इस हद तक पहुंच गया था कि इस इलाके के लगभग सभी कल्टिवेटर्स उनका नाम जानते थे। बाद में जब वह हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट में शामिल हो गए तो बातें थोड़ी शांत हो गई, लेकिन अब उन्हें यहां देखकर सभी कल्टिवेटर्स हैरान थे। जहां तक हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट से आए अनिल और केतन की बात थी, वे खून से सने थे और उनके कपड़ों से कुछ भी बता पाना मुमकिन नहीं था। सिर्फ उनकी पीठ पर लटकी तलवारें भी उनका रुतबा नहीं दिखा पा रही थी। जैसे ही सब हैरान थे, राघव के पीछे की स्पेस पानी की स्क्रीन में बदल गई। एक तेज ब्लेड चुपचाप उनकी पीठ की तरफ वार करने के लिए बढ़ा। यह इतनी अचानक हुआ कि अनिल और केतन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। उनका ध्यान हैरान कल्टिवेटर्स पर टिका हुआ था। चिंगारियां उड़ी क्योंकि तेज तलवार को अचानक एक काले बर्तन ने रोक दिया। उसी वक्त राघव ने अपने दाहिने हाथ में ब्लड ड्रिंकर से वार किया और अपने पीछे की स्पेस को चीर दिया।
उनका ये वार भी अचानक हुआ, मानो उन्हें इसकी उम्मीद थी। अब जाकर अनिल और केतन को होश आया। उन्होंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि राघव का सेबर नीचे की तरफ वार कर रहा था और हवा में तैरता हुआ वो तेज ब्लेड वार को रोकने के लिए पीछे हट गया था। ब्लेड ने राघव के सेबर को रोका और वह पानी का पर्दा फट गया, जिससे ग्रे रंग के कपड़ों में एक आम सा दिखने वाला आदमी सामने आया। वो पूरी तरह से साधारण दिख रहा था। अगर उसे भीड़ में फेंक दिया जाता तो उसे दोबारा ढूंढ पाना नामुमकिन होता। इस वक्त उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। यह ब्लडकिल हॉल हार मानने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम्हें यही रुकना होगा। राघव ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और जमीन पर कदम रखकर वह आगे बढ़ा। दोनों हाथों से अपना सेबर नीचे वार कर रहा था। ब्लडकिल हॉल के असैसिन्स के साथ इतने सालों तक उलझे रहने के बाद राघव उनकी आभा को लेकर बेहद संवेदनशील हो गया था। जैसे ही वे तीनों डेविल स्पिरिट माउंटेन से बाहर आए थे, उन्हें महसूस हो गया था कि उन पर किसी ने नजर टिका रखी है। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे हमले का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार सभी असैसिन्स उन जुड़वा ब्लडकिल 10 असैसिन्स की तरह नहीं थे जो एक दूसरे के जानलेवा इरादे और आभा को खत्म करने की काबिलियत रखते थे। 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट की सेंसेस के सामने असैसिन चाहे कितना भी जबरदस्त क्यों न हो, एक बार हमला करने के बाद उसके लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचती थी। राघव के पहले वार ने असैसिन के कंसीलमेंट को फाड़ दिया, जबकि उनका दूसरा वार जानलेवा था। असैसिन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। ठंडी सांस के साथ उसने अपनी तलवार वार रोकने के लिए उठाई। उस पर पानी जैसा एक बैरियर दिखाई दिया और एक जबरदस्त आवाज के साथ धुंध अचानक बाहर निकली जो हवा में भर गई। धुंध ने तुरंत उनके आसपास के इलाके को ढक लिया। इस धुंध में अगर आप अपना हाथ अपने चेहरे के सामने हिलाते भी तो अपनी उंगलियां देख पाना भी नामुमकिन था। आपको सिर्फ सफेद धुंध ही दिखाई देती थी। यहां तक कि डिवाइन सेंस भी इस धुंध को भेद नहीं सकती थी। अनिल और केतन चौंक गए। इस धुंध के अंदर वे अंधे हो गए थे, कुछ भी देख या महसूस नहीं कर पा रहे थे। बूम! अचानक धुंध फट गई और लोग राघव को असैसिन पर हमला करते हुए देख पाए। असैसिन की छाती से खून बह रहा था और मुंह से टपक रहा था। वो हैरानगी भरा चेहरा लिए पीछे हट रहा था। तुम मेरी हार्ट बिविल्डरमेंट मिस्ट को देख सकते हो। असैसिन को यकीन नहीं हुआ। वो एक शक्तिशाली वाटर एलिमेंट कल्टिवेटर था और उसकी वाटर क्यूआई से बनी धुंध कितनी भी तेज हवा क्यों न हो, बिखरती नहीं थी। यह रोशनी को रोक सकती थी और डिवाइन सेंस को अलग कर सकती थी। धुंध के अंदर दूसरे अंधे होते थे जबकि वह साफ साफ देख सकता था। उसके धुंध के अंदर अनगिनत एक्सपर्ट्स अनिच्छा से मर गए थे। इस धुंध को जबरदस्त विस्फोटक और विनाशकारी ताकत से बिखेरा जा सकता था, लेकिन जो कोई भी ऐसा करता वो असल में उसके जाल में फंस जाता था। जिस पल वे वो शक्तिशाली हमला करते थे वो एक घातक हमला कर देता था। शुरुआत में राघव भी उसके द्वारा मारे गए दूसरे एक्सपर्ट्स की तरह थे। पहली चीज जो उन्होंने करने की कोशिश की वह थी अपनी आभा का इस्तेमाल करके धुंध को उड़ा देना, और असैसिन चुपचाप चुपके से हमला करने के लिए बस उसी पल का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला था, उसने देखा कि राघव जिस ऊर्जा को जमा कर रहे थे वो धुंध को उड़ाने के लिए नहीं थी। इसके बजाय एक शक्तिशाली सेबर उसकी तरफ वार करने के लिए बढ़ा था। वह असल में राघव के जाल में फंस गया था। राघव के हमले ने उसे खून की उल्टी करा दी और पीछे धकेल दिया। अगर वो इतना ताकतवर न होता तो ये हमला उसे मार चुका होता। स्प्लिट द हेवेंस 3 राघव का जवाब एक और बेरहम हमला था। लहू के रंग की सेबर में असैसिन के लिए सबसे बुरे संभव पल में आसमान से नीचे गिरी। असैसिन ने गहरी सांस ली। रून्स अचानक उसके पीछे जाहिर हुए। रून्स का एक समुद्र बन गया। रानिक सी के अंदर रोशनी के 9 बिंदु दिखाई दिए। एक शक्तिशाली आभा आसमान में तेजी से ऊपर उठी। जब यह रानिक सी दिखाई दिया तो असैसिन पूरी तरह से एक अलग इंसान जैसा लगने लगा। उसकी तलवार के एक वार ने राघव की सेबर इमेज को तोड़ दिया। राघव, अनिल और केतन सभी हैरान थे। एक रैंक 9 सेलेस्टियल
ब्लड किल हॉल के उस हत्यारे ने एक पल के लिए अपनी शक्ति का मैनिफेस्टेशन किया और फिर इस तरह वापस खींच लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन राघव, अनिल और केतन तीनों भौंचक्के रह गए। हालांकि वे उसकी मैनिफेस्टेशन को साफ साफ नहीं देख पाए थे, पर उन्हें यकीन था कि वह एक रैंक 9 सेलेस्टियल है जो बहुत ही खतरनाक है। अफसोस, मैं यहां तुम्हारे साथ पूरी ताकत से नहीं लड़ सकता। उम्मीद है तुम इस मुसीबत से बच निकलोगे, नहीं तो मेरे जेड कोर क्षेत्र में आगे बढ़ने में जानबूझकर देर करने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे याद रखना, मैं ब्लड किल 9 हूं, और अगर तुम आज बच गए तो अगली बार तुम्हारा सिर मेरे नाम होगा। उस हत्यारे ने बिना किसी भावना के राघव की ओर देखा। इतना कहकर धुंध ने उसके शरीर को ढक लिया और वो उन सबके सामने से गायब हो गया। यहां तक कि राघव भी समझ नहीं पाया कि वह कैसे चला गया। कितना शक्तिशाली हत्यारा है। अनिल और केतन हैरान थे। यह पहला मौका था जब उन्होंने किसी रैंक 9 सेलेस्टियल को देखा था, और यह रैंक 9 सेलेस्टियल कोई और नहीं बल्कि एक हत्यारा था। राघव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे याद आया कि 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट में दोहरे हत्यारों ने उसे बताया था कि वे ब्लड किल 10 इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली हत्यारे थे। उनसे ऊंचे रैंक वाले हत्यारे यहां नहीं थे। लेकिन ब्लड किल 9 अचानक सामने आ गया। इसका मतलब था कि ब्लड किल हॉल ने उसे किसी और जगह से बुलाया था। इतना ही नहीं, उसकी बातों के आधार पर ऐसा लगा जैसे उसने राघव को मारने के लिए जेड कोर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अपना मौका भी टाल दिया हो। क्या इसका यह मतलब था कि ब्लड किल 9 से ऊपर के हत्यारे पहले ही जेड कोर क्षेत्र या उससे भी ऊंचे क्षेत्र में पहुंच चुके थे? उसने लड़ना क्यों बंद कर दिया? अनिल और केतन थोड़े हक्के बक्के थे। वे तो एक असली रैंक 9 सेलेस्टियल की ताकत का अनुभव करना चाहते थे। राघव, लोगों ने तुम्हें हेवन सीजर बताकर तुम्हारी शिकायत की है और मुझे इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम समझदारी दिखाओ और स्वेच्छा से हमारे साथ चलो, वरना हम। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी और दर्जनों आकृतियों ने डेविल स्पिरिट माउंटेन के प्रवेश द्वार को घेर लिया। जब अनिल और केतन ने उन आकृतियों को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन लोगों में कई लाइफ स्टार विशेषज्ञ थे। सामने वाला व्यक्ति बैंगनी सोने के कपड़े पहने हुए था जिन पर पिल टावर का निशान था। ऐसे कपड़े पहनने का अधिकार केवल एक टावर मास्टर को ही होता है। राघव ने केवल फैजल को ही ऐसे कपड़े पहने देखा था। हालांकि यह व्यक्ति फैजल नहीं था। इसके बजाय यह लगभग 40 साल का दिखने वाला, कंधे तक लंबे बालों वाला, बर्फ जैसा चेहरा लिए एक आदमी था। इस अधेड़ व्यक्ति के आसपास कई लाइफ स्टार विशेषज्ञ थे और उनमें से एक को राघव ने पहचान लिया। वो हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट का वाइस सेक्ट मास्टर बिलाल था। बिलाल के अलावा राघव ने उनमें से किसी को नहीं पहचाना, लेकिन जिस तरह से वे खुद को पेश कर रहे थे वे शायद अपने अपने संप्रदायों के सेक्ट मास्टर या उस स्तर के थे। उनके अलावा 5 और खास तौर पर घमंडी विशेषज्ञ थे। वे एंशिएंट रेसेस से थे। कुल मिलाकर 13 लाइफ स्टार विशेषज्ञ और 50 से अधिक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ। ऐसी भयानक लाइनअप देखकर अनिल और केतन डर के मारे कांप उठे। क्या आप सब सिर्फ मुझे पकड़ने आए हैं? आप लोग तो मुझे बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। राघव ने अपने हाथ पीछे बांधकर शांति से मुस्कुराया। सामने वाला व्यक्ति दरअसल फैजल का छोटा भाई था। जहां तक फैजल की बात है, वह इस दुनिया से गायब हो चुका था। उस मूर्ख बच्चे कुणाल के कारण, जिसने 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट में सारे रहस्य राघव के सामने खोल दिए थे, पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में हलचल मच गई थी। फैजल ने अपने पद का दुरुपयोग करके 4 प्राचीन राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप किया था। यह एक बड़ा अपराध था। फिर इसमें यह भी जुड़ गया कि वह ग्रैंडहा को 4 राष्ट्रों को नियंत्रित करने में समर्थन देने की तैयारी कर रहा था, जिसने उसे माफी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। भले ही वह टावर मास्टर था, पर वह पिल वैली के क्रोध को सहन नहीं सका। लोगों को शांत करने के लिए पिल वैली ने घोषणा की कि फैजल को फांसी दे दी गई है। कहना न होगा कि पिल वैली सचमुच निर्दयी था। एक टावर मास्टर, एक महान लाइफ स्टार विशेषज्ञ को भी वे मार सकते थे।
इसने हुयू सेक्ट सहित सभी के मुंह बंद कर दिए। अब इस मामले को लेकर उनसे और झगड़ा करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब जब फैजल मर चुका था, सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी गई और मामला खत्म कर दिया गया। लेकिन फैजल की मौत से पिल वैली के अंदर काफी उथल पुथल मच गई। फैजल के परिवार के मुख्य वंशज अत्यधिक गुस्से में थे, लेकिन वे उस गुस्से को पिल वैली पर निकालने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने ये सब राघव पर डाल दिया। इस नए टावर मास्टर का नाम मुनीर था। वो फैजल का छोटा भाई था और उसे फैजल के पिल टावर को संभालने के लिए पदोन्नत किया गया था। मुनीर को पदोन्नत होते ही उसने राघव को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सच कहो तो राघव को मारना एक मामूली बात थी। जब तक वे इसे गुप्त रूप से ठीक से करते, पिल टावर की शक्ति से वे एक फाउंडेशन फोर्जिंग चिंटी को आसानी से कुचल सकते थे। लेकिन मुनीर का लक्ष्य सिर्फ राघव को मारना नहीं था। वह राघव को दूसरों के लिए एक मिसाल के तौर पर मारकर डैन परिवार का सम्मान वापस जीतना चाहता था, वरना पिल वैली में डैन परिवार की स्थिति गिर जाती। अब राघव को मारना सिर्फ दुश्मनी का बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि राजनीतिक कारणों से ज्यादा था। मुनीर के पीछे उसका पूरा परिवार उसका समर्थन कर रहा था। अनिल ने राघव को एक संदेश भेजा। कुछ मत बोलो, राघव ने सीधे मुंह से कहा। वह जानता था कि अनिल क्या कहना चाहता है, लेकिन उसके पास इस तरह की चीजों को संभालने का काफी अनुभव था और वह जानता था कि क्या करना है। जहां तक अनिल के आध्यात्मिक संदेश की बात थी, धूर्त बूढ़े नेताओं की नजर से उसका बचना नामुमकिन था। राघव, क्या तुम हमें स्वेच्छा से तुम्हें पकड़ने दोगे? मुनीर ने राघव को ठंडी निगाह से घूरते हुए कहा। उसका चेहरा शांत था, हालांकि उसकी हत्या की नीयत छिपाई नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह राघव से बहुत नफरत करता था। वो राघव को यही कुचलना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे एक वजह चाहिए थी, एक नेक वजह। स्वेच्छा से तुम्हारे साथ जाओ। मुझे ऐसा करने वाला इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ। तुम कौन होते हो जो मुझसे ऐसा पूछने की हिम्मत कर रहे हो? राघव ने ताने से कहा। ओ छोटे बदमाश, क्या तुम इसे दोबारा कहना चाहोगे? मुनीर गुस्से से चिल्लाया। अरे बूढ़े कमीने, अगर मैं इसे दोबारा कहूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? राघव ने सीधे उसकी नाक की तरफ इशारा किया और गाली दी। तुम घमंडी बदमाश, मैं और नहीं देख सकता। आज मैं विजेंद्र की जगह तुम्हें सिखाऊंगा कि एक जूनियर को अपने सीनियरों का सम्मान कैसे करना चाहिए। अचानक एक चिल्लाहट गूंजी और एक आकृति टेलीपोर्ट की तरह राघव के सामने आ गई। एक बड़ा हाथ उसके गले की ओर बढ़ा। हमलावर हेवन,